हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th की क्लास साइंस की, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं इकाई 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकेगा तो पूरा चैप्टर हो जाएगा इसमें, नहीं तो हाफ वीडियो होगी और आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इस पर सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिन बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या फिर स्कूल में समझ में नहीं आता है और कोचिंग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाएगा बहुत इजी वे में। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले जैसे नाम ही है पदार्थ, तो पदार्थ क्या होते हैं इस पर बात करेंगे। देखिए पदार्थ क्या है। पदार्थ जो होता है, देखिए इसमें लिखा है पंच तत्व। तो पंच तत्व का मतलब हमारा शरीर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन्हीं 5 चीज़ों से सारी चीज़ें बनी हैं। तो 5 चीज़ों से अगर सारी चीज़ें बनी है तो पदार्थ हमारे इसी से बने हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द्रव्य। देखिए पदार्थ का दूसरा जो नाम है वो द्रव्य है। द्रव और द्रव्य में फर्क होता है। द्रव जो होता है वो आपका जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं, और द्रव्य मतलब पदार्थ। तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर द्रव्य बोला जा रहा है तो भी उसका मतलब पदार्थ है, पदार्थ तो पदार्थ है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्थान घेरे। ठीक है, जो भी स्थान घेरे, जैसे कि ये बॉटल है तो ये बॉटल कोई स्थान घेर रही है, इसका कोई द्रव्यमान है। जैसे इसमें हम पानी धर देंगे, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और स्थान भी घेर रही है, तो वही चीज इसमें लिखी है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में और आसान में पढ़ेंगे कि ये बने किससे होते हैं हमारे पदार्थ या द्रव। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, चाहे हमारा शरीर हो या फिर हमारी कोई भी निर्जीव या फिर सजीव चीज, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी। जैसे हमारे बॉडी की बात कर ली जाए तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से फिर ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, अंग से फिर एक मानव शरीर बनता है। उसी तरह हर चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनी होती है, वही चीज़ पदार्थ होती है। ठीक है, उसके बाद इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसा कि आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए होंगे और नहीं पता है तो इस वीडियो में आप जान ही लेंगे। तो देखिए इनका वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा हमारी रासायनिक अवस्था के आधार पर। अब कुछ लोगों को नहीं पता हो कि भौतिक और रासायनिक में फर्क क्या होगा। तो आप समझिए कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका हमको पता होगी रंग के हिसाब से, उनकी सुगंध के हिसाब से, उनको देख सके कितना बड़ा है, वो चीज़ें हमारी भौतिक अवस्था में आ जाती हैं। रासायनिक अवस्था क्या होती है, जिनको हम देख नहीं सकते कि कैसे हुआ है। सपोज कि उदाहरण जैसे हमने खाना खाया, उसके अंदर जो पाचन हुआ, पचित हुआ, उसके बाद जो पोषण मिला वो हमारे शरीर में लगा, हमको ऊर्जा मिली, तो वो चीज़ आपकी रासायनिक क्रिया चली जाती है। वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक क्रिया हुई है उसके फलस्वरूप जैसे जो भी उत्पाद मिला है हमको, अब उसका हम देख सकते हैं कि रंगहीन है, कि रंग है उसमें कोई कलर का, वो किस स्वाद का है या फिर किस सुगंध का है। तो ये चीज़ें हमारी भौतिक अवस्था में आ जाती है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो हमारी रासायनिक अवस्था में चली जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा आ जाता है ठोस, दूसरा हमारा आ जाता है द्रव, तीसरा हमारा आ जाता है गैस। तो ठोस क्या होता है, तो ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं। ठोस क्या होता है, तो देखिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, उसकी आकृति भी निश्चित होती है। सपोज कीजिए आपके पास एक ईंट है, अब ईंट आप लेके जाएंगे तो उसकी देखिए आकृति निश्चित होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं कि आप ईंट को गोल कर लेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं और इम्पॉसिबल भी है। तो उसकी आकृति भी निश्चित होती है, उसका आयतन भी निश्चित होगा कि 1 किलो का कि 5 किलो का, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आकृति भी निश्चित होती है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। उसके जो कण होते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे, अभी बताया ना आपको, पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना। तो जिन भी कणों से वो मिलकर बना, जो भी उनके अवयव कण हैं, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि छोटा सा डायग्राम देखिए,
जैसे सपोज कीजिए ये आपका जो है एक ठोस है। अब ठोस की जो अंदर वाले कण होंगे, छोटे छोटे जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं इनके कण क्या है, बहुत पास पास है। तो ये कण जो बहुत पास पास है तो ये गति नहीं कर सकते हैं, बस अपने स्थान पे थोड़ा हल्का सा ही कंपन करते रहते हैं। तो ये इनका डिफरेंस होता है कि ये ना तो इनकी आकृति निश्चित होती है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, और इनके जो अवयवी कण है वो पास पास होते हैं, ये गति नहीं कर सकते हैं, बस अपनी जगह पे जो है वो कंपन करते रहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ठोस के हैं। फिर हमारे पास आता है अगला द्रव। द्रव से आप जल समझ लीजिए, जो भी पानी की तरह हो वो हमारा द्रव होता है। द्रव में क्या होता है, देखिए द्रव में इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, इसका आयतन तो निश्चित होता है, आकृति क्यों नहीं निश्चित होती? सपोज कीजिए आपने एक बाल्टी पानी लिया, अब उस पानी अभी आपने बाल्टी में रखा, वो बाल्टी की तरह था। सपोज कीजिए इस बोतल में रख देंगे तो बोतल की तरह हो जाएगा। अब उसको अगर आप किसी टब में डालेंगे तो टब का आयतन आकृति ले लेगा। आयतन तो उसका है कि हमने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर है, उसको जिस 1 लीटर के पॉट में अलग अलग शेप में डालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए उसकी आकृति क्या है, निश्चित नहीं है, और उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। सपोज कीजिए हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। ये देखिए ठोस का डायग्राम था। अब इसके बाद एक उसके बगल में हम और एक ले लेते हैं। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तो इसके अवयव के जो कण होंगे वो थोड़ा ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक है। इसके जो अवयव के कण होते हैं, देखिए अभी बना के दिखाते हैं, इसके कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ठोसों की अपेक्षा इनके कण दूर दूर होते हैं, ये गति कर सकते हैं। देखिए पानी आप नहा सकते हैं। ठीक। अगर आप सपोज कीजिए आपने पानी भरा है, उस पर आप एकदम से फोर्स लगाइए, हाथ से एकदम से फोर्स लगाइएगा। अगर आप घर पे चेक करिएगा तो एकदम से टब में फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, पानी आपके हाथ को हल्का सा फोर्स वो भी लगाएगा, रोकेगा। वहीं आप अगर हल्के से हाथ डालेंगे तो वो क्या होगा, आपका हाथ में अलग से चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर से फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कण क्या है, वो गतिशील है। जब आपने हाथ डाला तो धीरे धीरे से बगल हो गए, लेकिन आपने जब इकट्ठा सीधा मारा तो उससे क्या हुआ, उन्होंने रोक लिया। तो ठोसों की अपेक्षा इनके कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है द्रव का एग्जाम्पल। ठीक है। अब अगली आती है हमारी गैसें। ठीक है। गैसों को समझ लेते हैं। देखिए गैसों का क्या है, इनकी तो ना आकृति निश्चित है और ना ही इनका आयतन निश्चित है। क्यों? देखो बताते हैं। सपोज पहले आप देख लीजिए एक डायग्राम है। ठीक। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके अवयव के कण क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। जैसे गैस आप लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, तो अब सिलेंडर को आकार नहीं लेती, ठीक है, वो उड़ती रहती है। उसके कण क्या बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान, बहुत ज़्यादा गति। देखिए गैस आप खोलेंगे तो बहुत जल्दी से उड़ जाती है, तो इसीलिए इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं कहीं भी जाने के लिए। ठीक है। ये इतनी होती है भौतिक अवस्था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। जो भी ना है कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन आपको हम क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी तो छोटा सा चैनल है हमारा, भी शुरू किया है, तो अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो उसको बहुत अच्छा से ले जाएंगे। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा इस चैनल पे रहेगा, कभी भी इस चैनल पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी भी कोर्स के लिए। उसके बाद हमारी रासायनिक अवस्था आ जाती है। रासायनिक अवस्था देखिए, रासायनिक अवस्था में 2 चीज़ें सबसे पहले आती हैं हमारे पास, शुद्ध पदार्थ आते हैं, मिश्रण आते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे हैं, देखिए ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन इनको क्या है नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये पूरा आपके हाइड्रोजन को हम अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है। तो वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, वो अपने अस्तित्व को कभी खत्म नहीं करेंगे। ठीक है। वो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आता है हमारे मिश्रण। मिश्रण क्या है, जब एक चीज को हम दूसरी चीज में मिला देते हैं। ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज में हम मिला देते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो हमारा क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। ठीक। अब इसी से शुद्ध पदार्थ से 2 चीजें आती हैं हमारे, एक तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। देखिए हमने पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इसका वीडियो भी आ जाएगा थोड़े दिन बाद, तो
तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो देखिए तत्व क्या होते हैं, आप पॉलिटिक टेबल थोड़ा बहुत तो जानते होंगे उसके बारे में। उसमें 118 तत्व हैं, ठीक है, जिनमें से हमको 102 ज्ञात हैं, बाकी के भी अज्ञात हैं। और उसमें से क्या होता है, वो तत्व होते हैं। अब तत्व क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक हमारे पास मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सेमी मेटल होते हैं, मतलब कि धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, 3 प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया ना। और यौगिक, देखिए ये जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका क्या हुआ, तत्व हो। दूसरी हमारी यौगिक आती है, तो आपने पढ़ा होगा यौगिक किनको कहते हैं। तो देखिए यौगिक किनको कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यौगिक किनको कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, देखिए तत्व आपको समझ में आ गया, तब यौगिक भी समझ। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे हमने सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए छोटा सा बोर्ड है, जगह नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, उसके साथ ऑक्सीजन लिया, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इनका जब हमने रिएक्शन कराया तो इधर आपकी संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो ये देखिए वाटर बन गया, जल बन गया। तो जल क्या है, आपका यौगिक है, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं, इसमें 2 तत्व हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब संयोग करके, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का, देखिए इसमें 3 तत्व हैं, आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब संयोग करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया ना यौगिक। अब आते हैं मिश्रण में, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे कि हमने पानी लिया, चीनी लिया, उनको घोल बना लिया, वो हमारा समांगी मिश्रण हो गया। उसको पूरा घोल दिया हमने, समांगी मिश्रण हो गया। क्या हुआ उसमें, अब पानी तो चीनी पूरी पानी में घुल गई, उसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, ना अलग कर सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, जैसे आपने रेत लिया, पानी ले लिया, उसको घोल दिया। अब रेत और पानी आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप चीनी में जाइए और चीनी में चावल मिला दीजिए, ठीक है, तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि चीनी हम देख सकते हैं, उसको हम अलग भी कर सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण। तो ये था इतना आपका यहाँ तक। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तो इतना आपको हाई समझ में आ गया होगा। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वीडियो से अगर कुछ डेफिनेशन लिखना चाहें जो हमने बताई तो वीडियो को आप पॉज करके देख भी सकते हैं। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखेंगे आप आगे, इतना क्लियर हो गया, आपने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है वो है आपका गलनांक, हिमांक, ठीक है, उसके बाद एक क्वथनांक आएगा और फिर द्रव्यणांक आएगा। तो पहले हम बात करेंगे गलनांक के ऊपर और हिमांक के ऊपर। जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, गलनांक गलने वाला, हिमांक का मतलब होता है आपके बर्फ, तो बर्फ का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो मैं आपके लिए आसान करने के लिए लिख देता हूँ, गलनांक मतलब गलना, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलना। क्योंकि आप क्या है, आपको अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझ में उस हिसाब से पढ़ना है, आपको याद हो जाए, आपको याद ना करना पड़े। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी वक्त आपको याद होना चाहिए, तो दिमाग में बैठा लीजिए। आपको गलनांक मतलब है गलना, ठीक है। तो हिमांक का मतलब हो जाएगा जमना, फ्रिज से याद लगाइएगा, फ्रिज में हिमांक बस किस में बनती है, फ्रिज में बनती है ना, ठीक है। तो गलनांक में गलना, देखिए लिखा है वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब। अब पूछेंगे वायुमंडल के मानक दाब, मानक दाब क्या होता है, बच्चों का क्या होता है ना, लिख लेते हैं फिर रटते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि मानक दाब क्या होता है। देखिए मानक दाब क्या, देखिए हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक मानक दाब होता है, अपनी मानक वैल्यू होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने आपको बता दिया बर्फ कब जमती है, जब आपका 0 डिग्री से कम होता है, तो एक मानक हो गया कि जब 0 डिग्री आ जाएगी और जैसे माइनस में आएगी वो चीज़ गलने लगेगी, सॉरी जमने लगेगी,
बर्फ बनने लगेगी, और जैसे 0 डिग्री के ऊपर जाएगी प्लस में, माइनस में नहीं प्लस में, तो वो चीज़ क्या होगी, गलने लगेगी। ठीक है, तो एक मानक दे दिया गया कि 0, जैसे मानक दाब समझ में आ गया ना कि मानक दाब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक फिक्स होती है जो किताबों में लिखी होती है, और उसी के हिसाब से हमको एक चीज़ बनानी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर क्यों, क्योंकि हमको एक टेम्परेचर पता है कि 0 डिग्री से माइनस जाएगा तो वो चीज़ जमेगी, 0 डिग्री से प्लस जाएगी तो वो चीज़ गलेगी। ठीक है, तो वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ, ठीक है, पदार्थ पढ़ रहे हैं तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, ठीक, अब बताया ना एक निश्चित वैल्यू होती है, जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से, गलना क्या है, ठोस ही चीज गलेगी, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना उसे गलनांक कहते हैं। इजी लैंग्वेज में कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, ठीक है, जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में था, वो ठोस, लेकिन क्या हुआ जब वो रूम टेम्परेचर आया तो वो क्या हुआ, द्रव बन गया। ठीक है, तो उसे हम वो क्या हुआ, हाँ द्रव बन गया, तो उसे क्या होता है, गलनांक। ठीक है, उसे गलनांक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप बर्फ ले लीजिए, अब जब तक आपकी फ्रिज में बर्फ आपने जमा दी, जब तक वो फ्रिज के अंदर है उसमें से कोई पानी तो निकलेगा नहीं, बर्फ बनी रहेगी। अब आपने क्या किया, फ्रिज से बर्फ निकाल लिया और बाहर रख दिया, कहीं भी आप वायुमंडल के फ्रिज से बाहर रख दिया, तो क्या हुआ, जैसे वायुमंडल के मानक दाब पर आए 0 डिग्री से प्लस हुआ टेम्परेचर, वैसे क्या हुई, पिघलना चालू हुई। तो पहले थी ठोस बर्फ, और जमने के बाद पानी में कन्वर्ट होने लगी, तो वो क्या हो गई आपकी, क्या होगी, वो गलनांक हो गई, क्योंकि वो क्या हुई, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हुई। ठीक है, इसको कहते हैं गलनांक। अब आ जाते हैं इसी के अपोजिट में, इसकी दूसरी चीज में कि हिमांक। हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब जमना। बर्फ ही का एग्जांपल इसका भी हम ले लेंगे आपके समझने के लिए। इसको पहले डेफिनेशन में देखते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से, अब क्या हो रहा है उसमें ठोस अवस्था से, इसमें क्या था, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। आपने पानी लिया, पानी को आपने आइस क्यूब वाली जो ट्रे आती है उसमें पानी डाल दिया, आपने फ्रिज में लगाया, जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर 0 माइनस में होता है, जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे गया, पानी ने अपना अस्तित्व खत्म किया, थोड़ा सा जो गर्म था उसे ठंडा ठंडा होते हुए वो जमना चालू हो गया धीरे धीरे। ठीक है, वो माइनस में होता चला गया, पानी जो था वो टेम्परेचर उसका माइनस में होता, धीरे धीरे जमना चालू हो गया। तो जमना चालू हो गया तो वो ही हमारा हिमांक हो जाता है, और उसी के लिए हमने जैसे एग्जाम्पल में हमने बर्फ लिख दिया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा हिमांक कि वायुमंडल के मानक दाब पर जब कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको हम हिमांक कहते हैं, और जब कोई वस्तु, कोई पदार्थ वायुमंडल के मानक दाब में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, गलनांक कह देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक और द्रवणांक, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा आता है द्रवणांक, दूसरा है क्वथनांक। एक एक करके समझते हैं। द्रवणांक क्या होता है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से, ठीक है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उससे उस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। देखिए वाष्प क्या होती है सबको पता होगा, जैसे आपने क्या किया, पानी को गर्म किया तो ऊपर से भाप निकलती है, ठीक है, उसको वाष्प कहते हैं। या फिर जैसे ओस गिरती है, धुंधलापन, उसको वाष्प कहते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है ना कि आपका जो पानी होता है वो भाप बन के होता है, उसको वाष्प कहते हैं। ठीक, तो वायुमंडल के मानक दाब पर जिस पदार्थ निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में, कहने का मतलब वो वाष्प था, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया द्रव में। ठीक है, द्रव का मतलब जल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी कौन सी चीज होती है, होती है गैसें, जैसे हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा वाष्प में होता है, वाष्प से वो जब उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या फिर तो देखिए छोटी छोटी बूंदें आ जाती है किनारे। ठीक है, तो वो कैसे हो जाती है, वाष्प अवस्था से डायरेक्ट
द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया ठंडा ठंडा, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बाहर देके उसमें अपने आप से लिक्विड पानी आ जाता है, ठीक, वो क्या होती है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब हमारा अगला आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई वस्तु जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है, उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि जल है, जल क्या हुआ, अभी हमने बताया आपको, पानी को आप गर्म करेंगे तो वह वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप पानी उबालेंगे, उबालते ही उससे भाप निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, जल से आपकी भाप में कन्वर्ट हो रही है, उसी को क्वथनांक बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हुए, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तीन चीजें इसमें पढ़नी है आपको, नंबर डाल देता हूँ मैं। अब 1 2, ये हमारा तीसरा। पहला पढ़ना है वाष्पन, फिर पढ़ना है संघनन, और फिर पढ़ना है ऊर्ध्वपातन। ये भी बहुत इजी है। वाष्पन क्या होता है कि यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा हो तो उसकी ऊपरी सतह पर द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती वाष्पन कहलाती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे हो या फिर कोई ठंडा पानी निकाल रहे हो, कोई भी ठंडी चीज़ निकालते हैं, गिलास पे रखते हैं और फिर देखते हैं गिलास एकदम सूखा था, उसके बाहरी सतह पर कुछ नहीं लगा था। कुछ देर बाद वहाँ पे आपको पानी की बूंदें निकलती दिखाई देंगी। तो वही लिखा है कि यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा हो तो उसके ऊपरी सतह पर द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं। देखते धीरे धीरे उसकी बूंदें क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। जबकि वो स्टील का होता है, कांच का भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी बूंदें निकलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या देते हैं, आपका वाष्पन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा संघनन। संघनन क्या होता है, किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था से में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था में परिवर्तन होने, वाष्प से द्रव अवस्था में, जैसे कि जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब क्या होता है, देखिए वाष्प से द्रव, जैसे आप ठंडियों के मौसम में देखते हैं वाष्प गिरती है आपकी जल वाष्प, इसको ओस बोलते हैं। सुबह आप जाते हो टहलने के लिए तो उसमें देखिए आप पेड़ों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें, या फिर आप कहीं पे सुबह सुबह जा रहे होते हैं तो आपके पलकों पे जो है पानी की बूंदें आ जाती हैं। उस प्रक्रिया को हम संघनन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप की साधारण अवस्थाओं में ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ चीजें ठोस अवस्था से डायरेक्ट ही वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे आप कपूर ले लीजिए। कपूर क्या होता है, अगर आपने वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, आपने पैकेट खोल दिया और आप उसे खुला रख दिया तो क्या होगा, वो उड़ जाता है, था वो ठोस, हो गया वो वाष्प अवस्था में। तो उस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं ऊर्ध्वपातन। और एग्जाम्पल में नौसादर है, ये भी हमारे जो होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये था हमारे तीनों, आपको समझ में आया होगा कि नोट कर लीजिए आप लोग। लास्ट आज अब हमारा टॉपिक बचा है वाष्पीकरण। इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है और आपको आई होप समझ में भी आया होगा। इसके बाद ये इसी का दूसरा चैप्टर हम लेकर आएंगे। तो वाष्पीकरण समझ लेते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे अभी आपने वाष्पन पढ़ा था उसी से रिलेट करता है। तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक बर्तन ले लो, जैसे कि हमने मान लीजिए गिलास लिया, ठीक है, तो उसके लिए हमने गिलास लिया। इस गिलास में हमने देखा कि ये पूरा हमारा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमारा क्या था, जल था। अब इसको हमने क्या किया, 1 या 2 घंटे के लिए, सपोज कीजिए कि 2 घंटे के लिए खुले में रख दिया, धूप थी या फिर ऐसे ही। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा गिलास था उसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया। जो हमारा गिलास है कुछ देर बाद देखेंगे उसका आयतन कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 ml था और कुछ देर बाद हमने देखा तो ये 40 ml बचा, ठीक है।
तो क्या हुआ इसमें, इसकी आयतन में कमी हुई, पानी जो भरा था इसमें, जो जल भरा था उसकी आयतन में कमी हुई। तो कोई भी चीज़ हम वायुमंडल में जब खुला छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है और जाके वायुमंडल की गैस, जो हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें घुल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए पहले हमारा 100 ml था, उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए रख दिया उसमें 60% लेके चला गया, 40% बचा, तो और कहाँ चला गया, हमारे वायुमंडल में उड़ गया। इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।